हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। मैं हूं देवांशी गुप्ता। और हमारी पिछली वीडियो में मैंने समास पढ़ाया था और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समास समझ भी आया होगा। अब हम कक्षा 8वीं का एक और हिंदी का टॉपिक करने वाले हैं, ग्रामर का, जो कि है वाक्य तथा वाक्य के भी। अब हम जितने भी अभी तक ग्रामर के टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से क्या है, उसमें हम सारे ग्रामर टॉपिक्स में वाक्यों का प्रयोग तो करते ही हैं। तो हमें पहले ये जानना है कि आखिरकार ये वाक्य होता क्या है। अब अगर मेरे को आप लोगों से कुछ कहना है तो मैं एक वाक्य का प्रयोग कर रही हूँ। मैं एक्सप्रेशन से तो नहीं बोल सकती ना कि बस ऐसे मुंह वो हिला दिया और आप लोगों को समझ आ गया। बहुत कम लोगों को समझ आएगा। तो हमने सबसे पहले टॉपिक भाषा पढ़ा था, है ना। अब भाषा की एक अंतर्गत वाक्य आता है। भाषा बनी, उससे हमने वाक्य बनाया। हमें लिपियां मिली, उससे हमने वाक्य बनाने की कोशिश की। ठीक है। अब मेरे को आप लोगों से अपने कोई विचार प्रकट करने हैं, अपने विचार साझा करने हैं। तो मैं ऐसी तो नहीं कर सकती, उसके लिए मेरे को भाषा चाहिए, वाक्य चाहिए। वाक्य आप लोगों को मेरे को बताने के लिए, है ना। तो अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि कोई पढ़ रहा है, मेरे को उसको बताना है आप लोगों को, तो मैं ऐसी तो नहीं बता सकती। मैं बता रही हूँ नाम लेके कि रीमा पढ़ रही है। आप लोगों को समझ आ गया, है ना। ये होता है वाक्य। ठीक है। अब हम ना इसकी परिभाषा लेते हैं वाक्य की। और वाक्य की परिभाषा अगर आप लोग समझ गए तो पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा आराम से। ठीक है। वाक्य की परिभाषा है क्या। वाक्य भाषा की एक ऐसी इकाई है, मैंने बताया भाषा के अंतर्गत आती है। वाक्य भाषा की एक ऐसी इकाई है जिसमें कम से कम एक क्रिया तो होनी ही चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट ये बन गया कि एक क्रिया कम से कम। ये नहीं कि हमेशा वाक्य में एक ही क्रिया होगी, कभी दो भी हो सकती है, कभी तीन भी हो सकती है, कभी चार भी हो सकती है। ये कम से कम क्रिया है। एक क्रिया तो अवश्य होनी चाहिए, बिना क्रिया के वाक्य अधूरा है। अगर मैं बोलूं रीमा रही है, आप लोग समझ पाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने क्रिया ही नहीं लगाई कि वो कर क्या रिया है। तो रीमा काम कर रही है, रीमा पढ़ रही है ना। तो ये हो गया। अब हम दूसरा जान लेते हैं। क्या दूसरा इसका जो परिभाषा के अंतर्गत आता है वो है कि ये हमारे भाव या फिर विचार साझा करते हैं। मैंने आपको बताया, अगर मेरे को बताना है, मैंने देखा है कि रीमा पढ़ रही है, तो मैं ऐसे आप लोगों को नहीं बता सकती। वो मेरा एक भाव है, मेरा एक विचार है जो मेरे को आप लोगों को बताना है। तो ये उसको भी साझा करता है। ये होता है वाक्य। ये भाषा की ही एक इकाई है। ये दोनों मेन पॉइंट्स है इसकी परिभाषा के, जिसको आप प्रॉपर सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी होती है वाक्य की परिभाषा, सिंपल और इजी सी थी, है ना। खत्म। अब ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये हमें फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में ही समझना है। तो हम इसको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में ही समझते हैं। आ जाइए, हम पहले करते हैं वाक्य के अंग। अब ना इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि वाक्य के अंग और वाक्य के भेद में डिफरेंस होता है, पर हम वो समझते नहीं। भेद होते हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं, पर वाक्य के अंग जो उस वाक्य को फॉर्म करते हैं। मेरे मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है। अगर उसमें अंग नहीं होंगे, अंग जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह, तो क्या वो शरीर लगेगा? नहीं, तो कुछ भी नहीं लगेगा। अजीब सा ही कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऐसे ही वाक्य में भी अगर उसके अंग नहीं होंगे ना, तो वो अजीब सा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग क्या होते हैं, मैं इधर लिख देती हूँ। पहला वाक्य का अंग होता है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। और दूसरा होता है विधेय। अब ना ये ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं है, इनको ना कॉम्प्लिकेटेड मत लो। पहले तो इंग्लिश में जान जाते हैं, चलो भाई। जानते हैं इंग्लिश में हम क्या जानते हैं, हम इंग्लिश में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बस यही है। उद्देश्य, उद्देश्य से आपको क्या समझ आ रहा है, हम कुछ करना चाह रहे हैं, हमारा ये उद्देश्य है। तो इन द सेंस हम, क्या होता है उद्देश्य, हम वाक्य के किसी ऐसा अंश है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है।
तो ये एक वाक्य का ऐसा अंश है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, बारे में कुछ कहते हैं। ठीक है, जैसे ले लो रीमा। ये रीमा उद्देश्य है, क्यों? क्योंकि हम रीमा के बारे में बता रहे हैं, रीमा उद्देश्य है। ठीक है, और विधेय जो उद्देश्य के बारे में बताता है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब इंग्लिश में जैसे हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टफ लगता था ना, हिंदी में उद्देश्य और विधेय उतना ही इजी है। ठीक है, तो इंग्लिश के टर्म्स आप इधर मत लीजिए, ये लो हिंदी के टर्म सिंपल। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं, और विधेय जो उद्देश्य के बारे में कह रहा है। ये हो गए वाक्य के अंग। मैं रिपीट कर रही हूं, उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कुछ बताते हैं, और विधेय वह होता है जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है। जैसे रीमा उद्देश्य है, तो विधेय क्या हो गया? विधेय पढ़ रही है, तो वो रीमा के बारे में बता रहा है कि रीमा का स्वभाव कैसा है, वो अभी पढ़ रही है, उसका एक्शन ये है। ठीक है, अब हमें इसको कुछ उदाहरणों के तौर पे समझना चाहिए। तो उद्देश्य और विधेय का एक ही उदाहरण लेते हैं, काफी रहेगा। एक लीजिए आप, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब इसमें उद्देश्य क्या है? हम किसके बारे में बता रहे हैं, कौन क्या कर रहा है? बच्चे हो गए हमारा उद्देश्य, क्योंकि हम बच्चों के बारे में बता रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। ये बच्चों के बारे में बता रहा है। आशा करती हूँ उद्देश्य विधेय आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे वाक्य के भेद। अब वाक्य के अंग तो जान लिए, वाक्य के भेद। उद्देश्य विधेय उसके अंग थे, इसी से एक वाक्य फॉर्म होता है। अगर उद्देश्य विधेय होगा ही नहीं तो वाक्य किस फॉर्म होगा? अब इसके अंतर्गत आते हैं वाक्य के भेद। ठीक है, तो वाक्य के ना दो भेद होते हैं। वाक्य का पहला भेद होता है, अभी बताते हैं। वाक्य का पहला भेद होता है रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर। और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो इस टर्म में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर। ठीक है, और रचना के आधार पर भी वाक्य के तीन भेद होते हैं। और मानिए रचना के आधार पर तो वाक्य के जो भेद है ना, वो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है उनमें। ठीक है, लीजिए आप पहला रचना के आधार पर भेद लेते हैं हम। रचना के आधार पर भेद तीन होते हैं। रचना के आधार पर भेद कितने होते हैं? तीन। पहला क्या होता है? पहला होता है सरल वाक्य, जो हम नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा क्या होता है? मिश्र वाक्य। आप मिश्री से याद रख सकते हैं, मिश्र वाक्य। अब मैं इन तीनों के बारे में आपको बताती हूँ अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं, चलिए, सरल वाक्य। ठीक है, पहले हम जानते हैं सरल वाक्य। सरल, सरल से क्या होता है? सिंपल। सरल का मतलब ही क्या होता है? सिंपल होता है ना। तो इसका मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जिसमें सिर्फ एक ही क्रियापद बंद होता है, एक ही क्रिया होती है, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। और इसका उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे कि मीरा पढ़ रही है।
पर इसमें एक ही क्रियापद बंद है, वो क्या है? पढ़ना, पढ़ रही है। ये क्या हो गया? सरल वाक्य। एक और ले लीजिए। तुमको अब घर जाना चाहिए, तुमको घर जाना चाहिए। इसमें भी एक ही है कि जाना, यहाँ पे पढ़ना। तो ये क्या है? सरल वाक्य जिसमें सिर्फ एक क्रियापद बंद होता है। ठीक है, होता है सरल वाक्य। दूसरा लीजिए अब आप, दूसरा लीजिए। दूसरा क्या था? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य, हाँ। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक, जानते हैं आप? समुच्चय बोधक चिन्ह, यानी कि हमारे जो डिफरेंट मार्क्स होते हैं, जैसे कि कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब, पर ये हमारी क्या होती है? हमारे चिन्ह होते हैं। अब हम इस इन चिन्हों को क्यों प्रयोग करते हैं? वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, पूर्ण विराम ऐसे, है ना? इसी तरीके से वाक्य को सुंदर बनाने के लिए हम समुच्चय बोधक चिन्हों, अव्ययों का प्रयोग करते हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों का, समुच्चय बोधक चिन्ह, दोनों में ना हल्का सा डिफरेंस है। सुन देखो, समुच्चय बोधक जो चिन्ह होते हैं ना, वो क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क, कॉमा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, ठीक है, ये सब। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? और, तथा, ये सब आदि। ठीक है, तो हम संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसके भी कुछ उदाहरण लेते, समझ आ जाएगा। बेसिकली इसमें होता क्या है? समुच्चय बोधक चिन्हों में ना ये होता है कि जो समुच्चय बोधक अव्यय में ये होता है कि दो वाक्य साथ में जुड़ते हैं। कंजंक्शंस ले लो। इस कमरे में कपड़े सूख रहे हैं। अगर हम इसको खाली लेंगे तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, परंतु जब इसमें हमने क्या लगा दिया? और उस कमरे में मीरा पढ़ रही है, हमने बीच में क्या लगा दिया? समुच्चय बोधक अव्यय। दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, कंजंक्शंस, तो वो हो जाता है संयुक्त वाक्य। इजी था। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक और एग्जांपल अब हम लेते हैं। वह तो यही रहेगा, रहेगा, यही में डॉट आता है। रुकिए, मैं इसको रब करके समुच्चय बोधक अव्यय को डिफरेंट कलर से लिखती हूँ। पर आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब इसमें हमारा समुच्चय बोधक अव्यय क्या था? पर। यहाँ पे था और, तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या हो सकते हैं? और, पर, या, तथा। इसलिए, पर क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि अभी मैं बताऊंगी मिश्र वाक्य में। और मिश्र वाक्य में क्यों आता है वो अभी पढ़ते हैं, आ जाओ। थर्ड, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ना नाम से टफ है, लेकिन करने में बहुत इजी है, एक बार ही ध्यान से सुनेंगे तो। मिश्र वाक्य होता क्या है? मिश्र वाक्य का अर्थ ये है, उसमें ना दो चीज होती हैं। एक होता है प्रधान उपवाक्य। उपवाक्य मतलब वाक्य के अंदर जो वाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, और आश्रित, आश्रित उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य जो होता है ना, उसमें क्या होता है? जो, मैं पहले आपको मिश्र वाक्य का मतलब बताती हूँ, सुनो। जो मिश्र वाक्य होता है ना,
उसमें क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य। अब मैंने आपको बोला कि मैं चाहता हूं कि देश तरक्की करे। मैंने आपको सेंटेंस दिया, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये देश तरक्की करे। तो प्रधान उपवाक्य का मतलब होता है कि जब हम उस पहले वाले सेंटेंस को बोल रहे हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूँ, क्या चाहते हो? क्वेश्चन बना कि देश तरक्की करे। आश्रित उपवाक्य जिसमें, जिस वाक्य में, उसी वाक्य में दूसरा वाक्य होता है आश्रित उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य से हमें प्रधान उपवाक्य का उत्तर मिलता है। मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं चाहती हूं कि देश आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़े। तो मैं चाहती हूँ कि ये देश आगे बढ़े। तो जब मैंने प्रधान उपवाक्य लिया, मेरा प्रधान उपवाक्य ये था मैं चाहती हूँ। क्या चाहते हो? क्वेश्चन आया क्या कि क्या चाहते हो? तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रधान उपवाक्य। दूसरा मैंने क्या लिया कि देश आगे बढ़े। उत्तर मिल गया इस क्वेश्चन पर कि क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि देश तरक्की करे। तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य। फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रधान उपवाक्य वह वाक्य होता है मिश्र में जिससे हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अच्छा क्यों, क्या, क्या चाहते हो, क्यों, है ना, कि देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े। आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जिसमें प्रधान उपवाक्य का उत्तर हमें मिलता है। ठीक है, इसके एक दो और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण आप लीजिए, वह लड़का, ओ सॉरी, वह लड़का वहां रहता है जहां बहुत गंदगी है। अब आप सोचिए इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या है? वह लड़का वहां रहता है, वह लड़का वहां रहता है। कौन सा क्वेश्चन आया माइंड में? कहाँ रहता है भाई, कहाँ उत्तर आ गया, सॉरी कहाँ प्रश्न आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रधान उपवाक्य। मैं ऊपर लिख रही हूँ प्रधान उपवाक्य, जहां बहुत गंदगी है। उत्तर मिल गया जहां बहुत गंदगी है, तो ये क्या हो गया आश्रित उपवाक्य। फिर से रिपीट कर रही हूँ मिश्र का। मिश्र में यह होता है कि अगर हमें प्रधान उपवाक्य सुनकर माइंड में कोई क्वेश्चन डेवलप हो और उसका दूसरा पार्ट यानी कि आश्रित उपवाक्य सुनते ही हमें प्रधान उपवाक्य का आंसर मिल जाता है, वो मिश्र वाक्य होता है। यहाँ पे खत्म होता है हमारे रचना के आधार पर भेद। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ एक बारी। वाक्य के परिभाषा, वाक्य की परिभाषा वह होती है जिसमें क्या होता है, वाक्य की परिभाषा वह होती है जिसमें हमें एक भाव और विचार साझा करने का मौका मिलता है और एक क्रियापद बंद होती है। मतलब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई कि वाक्य भाषा की एक ऐसी इकाई है जिसमें क्रियापद बंद कम से कम तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ हमारे भाव और विचार साझा भी करता है। दूसरा है वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, जिसको जोड़कर एक वाक्य बनता है। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, और विधेय जो उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहा है। मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है? उद्देश्य यानी कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, विधेय। वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। हमने अभी सिर्फ रचना के आधार पर करने थे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वह होता है जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया होती है, जैसे मीरा पढ़ रही है, पढ़ना, जाना, तुमको घर जाना चाहिए, ये होता है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कंजंक्शन, हम दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, जैसे इस कमरे में कपड़े सूख रहे हैं और उस कमरे में मीरा पढ़ रही है, और लग गया यानी कि कंजंक्शन लग गया, तो संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य जिसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है,
और प्रधान उपवाक्य से हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है और आश्रित उपवाक्य से उस प्रधान उपवाक्य का आंसर मिलता है। यहाँ पे खत्म होता है हमारे रचना के आधार पर भेद। मैं आशा करती हूँ कि आपको वाक्य तथा उसके भेद समझ आए होंगे। धन्यवाद।